नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सप्ताह की गपशप के दूसरे पार्ट में भारत की उस नासमझी का खुलासा है जो चीन से रिश्तों में है। तभी इस एपिसोड में पहली गपशप का मेरा हेडिंग है, चीन को समझ क्यों नहीं पाता भारत, क्यों नहीं हम उसी की असली मंशा को समझ पाते हैं। हाँ, चीन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के लिए भी रहस्य था और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी रहस्य। सबसे दिलचस्प बात चीन का मायाजाल है जिसे भारत के नेता समझ नहीं पाते। नेहरू जब तक समझते तब तक धोखा खा चुके थे और उस धोखे ने उनकी जान ले ली थी। उन्होंने 1962 में चीन के हमले के बाद चीन को समझ लिया था और देश को भी उसके बारे में समझाया था। नेहरू ने अपने अधिकारियों को नोट्स लिखे थे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी थी, संसद में भाषण दिए थे और चीन के बारे में बताया था। देश के मूर्धन्य पत्रकार और लेखक अरुण शोरी ने इन सब बातों को लेकर एक किताब लिखी थी, सेल्फ डिसेप्शन, इंडियाज चाइना पॉलिसी, ओरिजिन्स, प्रीमाइजेस एंड लेसन्स। अरुण शोरी ने यह किताब 2009 में लिखी थी। इससे 2 साल पहले 2007 में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने चीन को लेकर एक किताब लिखी थी। उनकी किताब का शीर्षक था मेकिंग सेंस ऑफ चिंडिया, रिफ्लेक्शन ऑन चाइना एंड इंडिया। उन्होंने चीन और इंडिया को मिलाकर चिंडिया शब्द गढ़ा था। जहां जयराम रमेश को चीन के साथ व्यापार और दूसरे क्षेत्र में सहयोग की बहुत बड़ी संभावना दिख रही थी, वहीं अरुण शोरी को चीन की चुनौती और उसका खतरा दिख रहा था। चीन ने जो शक्तियां हासिल की है और उसकी जो सैन्य रणनीति है, उसके भारत के संदर्भ में क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। अरुण शोरी का आंकलन वास्तविकता और चीन के साथ भारत के जो अनुभव रहे थे उस पर आधारित थे, जबकि जयराम रमेश की किताब भविष्य की रोमानी उम्मीदों पर आधारित है। जाहिर है, नेहरू के अनुभव और देश ने चीन के हाथों जो भुगता था, उसके बावजूद भारत के लोगों पर चीन के मायावी रूप का असर बना चला आ रहा है। लोग चीन को लेकर नासमझ थे, है और चले आ रहे हैं। अरुण शोरी जैसे थोड़े से लेखक और मुलायम सिंह यादव जैसे थोड़े से नेता थे जो चीन का खतरा या की चुनौती समझ रहे थे, जबकि बाकी लोग किसी न किसी भ्रम, कंफ्यूजन या धोखे के शिकार थे। अरुण शोरी और रमेश जयराम की किताब ऐसे समय में आई थी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। बाद में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दफा चीन की यात्रा की थी और चीन ने गुजरात में भारी निवेश किया था या निवेश का वादा किया था। जब मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तब भी उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खूब स्वागत किया। उनको अपने गृह प्रदेश गुजरात में बुलाया। साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों नेताओं की झूला झूलते हुए फोटो खूब हल्ले में रही। बाद में चीन के साथ मोदी की औपचारिक और अनौपचारिक कई चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी अनौपचारिक चर्चा के लिए चीन गए और वुहान में उनकी शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई। वे वुहान स्प्रिट के साथ भारत लौटे। इसके बाद शी जिनपिंग अनौपचारिक चर्चा के लिए भारत आए। ममलापुरम में मोदी और शी की वार्ता हुई। मोदी राज के शुरू के करीब 5 साल रोमानियत में गुजरे। इसकी तुलना उस समय से की जा सकती है जो आज़ादी के ठीक बाद का समय था। तब नेहरू को चीन से बहुत प्रेम था और वो चीन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसी तरह अपने शासन के शुरू के 5 सालों में नरेंद्र मोदी भी चीन के साथ कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने 2017 में डोकलाम में हुए गतिरोध से भी सबक नहीं लिया। फिर चीन से निकला कोरोना पूरी दुनिया में फैला। जून 2020 में गलवान घाटी में चीन व भारत के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। नेहरू के मुकाबले मोदी की नासमझी या गलती ज़्यादा बड़ी है क्योंकि नेहरू के पास चीन को लेकर कोई पूर्व का अनुभव नहीं था, जबकि नरेंद्र मोदी के सामने आज़ाद भारत के इतिहास के तथ्य थे कि कैसे चीन से भारत धोखा खाता आया है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने चीन पर न सिर्फ भरोसा किया बल्कि अच्छे संबंध बनाने की उम्मीद की रखी है। चीन की आर्थिक गुलामी वे होने दे रहे हैं। चीन की कूटनीति के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुनिया के देश नहीं जानते। उसकी नीतियां विस्तारवादी है। उसने पड़ोसी देशों की जमीन कब्जाई है। दक्षिण चीन के सागर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। हांगकांग को मिलाने के बाद वहां से लोकतंत्र खत्म कर रहा है। ताइवान पर कब्जा करने का खुले तौर पर ऐलान है। पाकिस्तान को सैनिक मदद देता है और कूटनीतिक स्तर पर हर जगह उसका वह बचाव करता है।
भारत के साथ कारोबार बढ़ाकर वह भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बना रहा है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने चीन पर से आर्थिक निर्भरता कम करने और सामरिक रूप से उसका मुकाबला करने के लिए देश को तैयार करने की बजाय चीन के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद बनवा रखी। तभी इसके नतीजे डोकलाम से लेकर पूर्वी लद्दाख और अब तवांग में भी दिखे हैं। अब अगली गपशप है और शीर्षक है चीन की घेरेबंदी उर्फ पिंजरे में भारत। भला क्या अर्थ है इसका? यह कि दक्षिण एशिया को चीन ने ऐसा बना डाला है जिसमें भारत जैसे मानो एक खुले पिंजरे में बंद है और सभी पड़ोसी देश चीन के पिट्ठू बनकर चारों तरफ से चीन के चौकीदार हैं, उसके कहे में। यह स्थिति हाल के सालों में गंभीर हुई है, मगर भारत की सरकार ने इसे समझते हुए हैं और नए सबक लेते हुए, खासकर अनेक बार धोखा खाने के बावजूद। चीन ने हमला करके जमीन कब्जाई। वह भारत के पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान की खुलेआम मदद करता है, उसे अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताता है। उसके कब्जे वाले भारतीय हिस्से से होकर उसका वन बेल्ट वन रोड वाला बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत को उसके प्रभाव क्षेत्र में ही वह चौतरफा घेर रहा है। फिर भी भारत के नेता और सरकार चीन को समझ नहीं पा रहे। चीन ने भारत को एक तरह से पिंजरे में कैद कर दिया। वह भारत की एक एक गतिविधि की निगरानी कर रहा है। उसकी योजना भारत को दक्षिण एशिया में ही घेर कर रखने की थी और वह इसमें अब सचमुच में कामयाब है। जाहिर है चीन ने भारत को एक खुले पिंजरे में बदल दिया, जिसके चारों ओर या तो वह खुद है या उसके मित्र या गुलाम देश है। भारत विश्व की महाशक्ति या एशिया की महाशक्ति तो छोड़िए, दक्षिण एशिया की भी महाशक्ति नहीं रह पाया है। चीन ने ऐसी घेराबंदी की है कि भारत को छोटे छोटे देशों से अपनी सीमा की रक्षा करने में भी मुश्किल आ रही है। कुछ दिन पहले ही नेपाल जैसे छोटे से देश ने उत्तराखंड से सटे लिपू लेक में सड़क बनाने की योजना का विरोध किया और काला पानी इलाके पर अपना दावा कर दिया। उसका गतिरोध अभी तक समाप्त नहीं हुआ। नेपाल एक जमाने में भारत का सबसे करीबी दोस्त था और भारत के लिए चीन की सीमा पर बफर की तरह वह काम करता था। लेकिन नेपाल अब भारत का दोस्त नहीं है, वह लगभग पूरी तरह से चीन के असर में है, उस पर निर्भर है। इसी तरह पिछले दिनों संकट आया तो भारत ने श्रीलंका की मदद की, उसकी ज़रूरत का पेट्रोलियम उत्पाद भेजा और अनाज व दवाएं आदि भी पहुंचाई। इसके बावजूद चीन ने उसको इस तरह से कर्ज के जाल में फंसाया है कि वह भारत का मददगार नहीं हो रहा था। उल्टे अब यह तक स्थिति है कि भारत में सैटेलाइट के प्रक्षेपण की घोषणा होती है या अंतरिक्ष में किसी तरह की गतिविधि की चर्चा होती है तो पहले चीन का जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर आकर खड़ा हो जाता है। भारत की आपत्ति के बावजूद श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज वांग 6 को अपने हबन टोटा बंदरगाह पर खड़ा होने की इजाज़त दी। कई दिन तक चीन का यह जासूसी जहाज वहां खड़ा रहा। भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों सहित परमाणु संस्थानों की निगरानी भी वह करता रहा। भारत में निजी क्षेत्र का पहला सैटेलाइट लॉन्च होना था, उससे पहले भी चीन का जासूसी जहाज निगरानी के लिए वहां पहुंचा था। अब तीसरी और आखिरी गपशप है और इसका शीर्षक है म्यांमार पाक अफगान सबसे भारत की घेरेबंदी। यह सच्चाई है कि म्यांमार की सैनिक तानाशाही को चीन का समर्थन है। भूटान के साथ भी उसने सीमा की संधि की है। सोचे, भारत के बगल में भूटान इतना छोटा सा देश है और वह चीन की नीयत को लेकर हमेशा आशंकित रहा है, लेकिन अब चीन ने उसके साथ सीमा समझौता कर लिया है। भूटान के एक हिस्से पर चीन अपना दावा करता है और उस जगह तक पहुंचने के लिए चीन को अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरना है। सो जाहिर है कि यदि भूटान के उस हिस्से पर चीन का कब्जा होता है तो उससे पहले अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर भी उसको कब्जा करना होगा। वह काफ़ी समय से इसकी कोशिश में है। पिछले दिनों उसने अरुणाचल प्रदेश के कई भीतरी इलाकों के नाम बदल दिए, उनका तिब्बती नाम रख दिया। इसे लेकर सबसे हैरानी की बात भाजपा के ही सांसद रहे नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि संघाई सहयोग संगठन या कि SCO की बैठक में चीन ने नया नक्शा बांटा जिसमें उसने भारत के कई हिस्सों को अपना क्षेत्र बताया था। बावजूद इसके भारत की ओर से वहां किसी ने आपत्ति नहीं की। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वह पहले से चीन के असर में है और चीन उसकी हर गतिविधि का बचाव करता है। पाकिस्तान आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, वह आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत में भेजता है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित
तमाम बड़े आतंकवादी संगठन जिन्होंने भारत में मुंबई जैसा हमला किया या दूसरे बड़े हमले किए, उनके सरगना पाकिस्तान में। भारत और अमेरिका इनमें से कई आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में लाते रहे हैं, लेकिन हर बार चीन वीटो करके इसे रुकवा देता है। सोचे, वह सीधे आतंकवादियों का बचाव करता है, ऐसे आतंकवादियों का जिन्होंने भारत में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। इससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ता है, वह घुसपैठ कराता है और उसकी खुफिया एजेंसी देश भर में आतंकवादियों के स्लीपर सेल बनाती है। ऐसे ही दुनिया भर में सिख चरमपंथियों को वह मदद करता है। क्या यह सब अंदर से भारत को कमजोर करने की चीन की रणनीति का हिस्सा नहीं है? बांग्लादेश जरूर अभी भारत के साथ दोस्ती रखे हुए है, लेकिन वह भी चीन के असर से बाहर नहीं है। यदि वहां कभी सत्ता परिवर्तन हो गया तो उस मोर्चे पर भी भारत की मुश्किलें बढ़ेगी। इस तरह पाकिस्तान से लेकर नेपाल और म्यांमार से लेकर भूटान और श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश, सभी और चारों तरफ से भारत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीन से घिरा हुआ है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन बनने के बाद भारत वहां बेगाना हुआ है। दूसरी तरफ तालिबान शासन को मान्यता देकर चीन ने उसे भी अपना करीबी बना लिया। इस तरह से भारत एक खुले पिंजरे में बंद है, जिसके चारों तरफ चीन की निगरानी है। जहां भारत की सीमा चीन से मिलती है, वहां वे लगातार भारत को परेशान किए हुए। उसने 2017 में डोकलाम में भारत की सीमा पर घुसपैठ की। उसके सैनिकों ने कई महीने तक डेरा डाले रखा। फिर 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में उसके सैनिक घुसे, जहां भारतीय सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई। उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 2022 में उसने तवांग में घुसपैठ की है, जहां भारतीय सैनिकों के साथ उसकी झड़प है। वह सीमा पर लगातार विवाद के बिंदु बढ़ाता जा रहा है, नए बिंदुओं पर विवाद खड़ा कर रहा है और वहां से अंदर घुसकर भारत की जमीन कब्जा लेता है, या कम से कम इतना तो कर लेता है कि भारत को उसकी पुरानी पोजीशन से पीछे धकेल देता है। तभी पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर भारत की सेना अब पहले की जगह पर जाकर गश्त नहीं करती है, वह उससे पीछे हटकर गश्त करती है। यह चीन की सलामी कूटनीति की बड़ी सफलता है। बहरहाल, भारत चीन रिश्तों की मौजूदा दशा दिशा का खुलासा अब यहीं समाप्त। लेकिन हाँ, इस अनुरोध के साथ कि चीन को लेकर हम कैसे लगातार गलतफहमियों में जी रहे हैं, इस पर जरूर विचार करें। धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.